नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 2023 के करंट अफ़ेयर का पहला एपिसोड है। जनवरी महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफ़ेयर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पूरे सप्ताह के 55 प्रश्न, 56 प्रश्न जो हमारे सामने हैं, वो इस तरीके के प्रश्न हैं जो पूछे जाने योग्य हैं। फालतू का कोई डिस्कशन यहाँ पर हम नहीं करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। किस राज्य की कलसा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कीजिएगा। इससे आपका परीक्षण भी हो जाएगा कि तैयारी जो आपने की है कहाँ तक आप सही उत्तर दे रहे हैं। एक नदी पड़ती है जिसका नाम है महादयी नदी। नाम क्या है नदी का? महादयी। इसको कहीं कहीं मंडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे मंडोवी कहिए चाहे महादयी नदी कहिए, इन दोनों नदियों का एक ही नाम है। इसके जल का उपयोग करके कलसा और बंडूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जल पहुंचाने का, उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है कर्नाटक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी 28 दिसंबर को जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कर्नाटक में इस परियोजना, इसको कलसा बंडूरी या कलसा बंडूरा परियोजना भी कहते हैं, पेयजल परियोजना है, इसको मंजूरी प्रदान की है। जो कोई भी योजना चलती है तो उसको पर्यावरण मंत्रालय से, जल आयोग से, इनसे मंजूरी लेनी होती है। ऐसा तो नहीं है उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऐसा पड़ रहा हो कि उससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाए, इस कारण से ऐसा किया जाता है। महादयी नदी कर्नाटक से ही निकलती है और ये जो है महाराष्ट्र में भी बहती है, तो ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की ये परियोजना है। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की अभी आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्ति हुई है। तो टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, तो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो बनेंगे, लेकिन ये किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद है? क्योंकि ये केंद्र की आर्थिक सलाहकार परिषद की बात नहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको, जो वहां की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसकी अध्यक्षता सौंपी है। महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इनका ये कहना है कि भाई टाटा सन्स के अगर अध्यक्ष इसको संभालेंगे तो कुछ इनोवेटिव करेंगे और कुछ अच्छे सुझाव देंगे। तो टाटा समूह में कंपनियों का नेतृत्व करने वाले ये पहले गैर पारसी व्यक्ति हैं। अभी तक जो भी टाटा समूह का नेतृत्व किया है वो पारसी ही था। 2017 में टाटा सन्स के बोर्ड में उनको शामिल किया गया था 2016 में, और 17 में उनको अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो एक रिकॉर्ड इनके नाम है, गैर पारसी व्यक्ति जो टाटा के अध्यक्ष हैं। किसके? टाटा का अध्यक्ष होना यानी कि टाटा सन्स की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको संभालने का काम, उनके निर्णय सारे इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। दिए गए कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। अभी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में एक आदेश जारी किया था 2022 में, दिसंबर की ही बात है। तो भारतीय दवा कंपनी जब ये सिरप बनाती हैं तो उसमें इसको मिलाती हैं, और इससे कई बार घटनाएं होती हैं। और अभी समरकंद में 18 बच्चों की मौत हो गई थी, उज्बेकिस्तान के द्वारा फिर आरोप लगाए गए थे। तो भारतीय दवा कंपनी है मैरियन बायोटेक, नोएडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये मीठा होता है। इसमें मीठा होने के साथ साथ एक विषैला गुण भी पाया जाता है। ये विषैला होता है, कभी कभी ये जहर फैला देता है और इसका सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी घटनाएं हुई। वैसे ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, चिपचिपा प्रकार का ये तरल पदार्थ होता है, ज्वलनशील होता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब भी आप सिरप खरीदने जाइए तो कोशिश करिए कि आयुर्वेदिक सिरप आप लें। आयुर्वेदिक सिरप आप लेंगे तो सेफ रहेंगे। वैसे बहुत बार लोगों के द्वारा नशे के तौर पे भी सिरप का उपयोग किया जाता है। एक कोरेक्स दवा आती है, तो उसमें अल्कोहल 40 to 45% के आसपास आप उसमें देखिए, तो आपको स्पष्ट लिखा भी मिलेगा। और कई बार कंपनियां लिखती नहीं है और अंदर उसमें होता है, तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं। अप्रैल नवंबर में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो वित्त वर्ष तो 2022-23 का है, अप्रैल से नवंबर तक का समय लिया जाए तो उसमें 16% की वृद्धि हमारे यहाँ दर्ज की गई है। जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्यात में, एक्सपोर्ट में 16% की ये वृद्धि दर्ज की गई है। बासमती चावल का निर्यात जो है वो बहुत बढ़ा है, लगभग 40% बढ़ा है, 39.26%। चाय, कॉफ़ी, मसाले ये सब हमारे यहाँ से निर्यात किए जाते हैं, लेकिन चाय हमारे यहाँ खपत खूब ज़्यादा हो जाती है, मसाले भी हमारे यहाँ खूब खपत होते हैं। तो ये जो सभी कृषि उत्पाद हैं ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ होते हैं कि खपत होने के बावजूद भी हम निर्यात कर पाते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चाय, कॉफ़ी, मसाले और जो कुछ समुद्री उत्पाद हैं उनको छोड़ के सभी कृषि उत्पादों का प्रचार जो है वो एपीडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। एपीडा, एपीडा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जानिए। अपीडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अथॉरिटी है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी एक अधिनियम बना के। और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद पहले हुआ करता था, जिसको कहा करते थे PFEPC, तो इसको रिप्लेस किया था एपीडा ने। और अपीडा जब से आया तो जितना भी निर्यात, जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादक पहल हुआ करती थी तो उसको भी इसी के तहत किया गया। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक इसका अध्यक्ष होता है और इस समय मधैया अंगमुथु इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एपीडा एक सचिवालय के तहत तरह कार्य करता है, चाहे वो एनपीओपी का कार्य हो यानी कि जो जैविक उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम हो तो वो भी इसी के तहत जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसीलिए आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1985 का एक अधिनियम था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। लुइस इनसियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, तो किसे हराकर ये चुनाव जीते हैं? कभी कभी पेपर जब सेट किया जाता है तो देखा जाता है कि सरसरी तौर पे पढ़ा गया है या फिर गंभीरता पूर्वक पढ़ा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए लूला दी सिल्वा, ये प्रश्न हो सकता है सुमेलित करने में या आपसे वैसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जब कठिन प्रश्न बनाया जाएगा तो 39वें राष्ट्रपति बने हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये भारत के राष्ट्रपति होते तो ये क्रम पूछा जाता, लेकिन इन्होंने हराया किसको है। और एक प्रश्न और यहाँ पर बन रहा है कि ये किस कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, तो 39वें, और किस खुद का इनका कौन सा कार्यकाल है, तो ये तीसरा कार्यकाल है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत वो करेंगे। जायर बोल्सोनारो को हरा के इन्होंने ये चुनाव जीता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का कितने वर्ष की आयु में वेटिकन में मेटर एक्लेसिया मोनास्ट्री में निधन हो गया? इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। बेनेडिक्ट ऐसे पहले जर्मन पोप थे जो 2005 में चुने गए थे इस सदी में। इस सदी में और कोई जर्मन पोप नहीं हुआ था। सबसे बूढ़े पोपों में से एक थे। पोप होते क्या हैं? पोप जो होते हैं वो कैथोलिक चर्च जो हैं, दुनिया भर के कैथोलिक चर्च, उनके हेड होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं। इस समय कौन है? पोप फ्रांसिस है। इस समय पोप फ्रांसिस है। तो पोप फ्रांसिस वर्तमान में है। 2013 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पिछले 600 सालों में जो पोप बेनेडिक्ट 16वें थे, पिछले 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ऐसा किसी ने अभी तक 600 सालों में किया ही नहीं था। लगभग 8 साल, 2005 में ये बने थे, 8 साल के आसपास इन्होंने नेतृत्व किया और फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 95 साल के थे और अभी इनकी मृत्यु हो गई है। आप ये ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं तो केवल क्वेश्चन पे मत जाइए, आपको साथ में जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसको भी बहुत सही से तैयार करना है। K9 वज्र के संबंध में सत्यकथन पहचानिए। इसका निर्माण भारत में लार्सन एंड टोब्रो ने किया है। L&T जो कंपनी है, ऐसे लिखा आपको मिलता है L&T, तो उसने किया है। और ये 155 मिलीमीटर का 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। ये दोनों बातें आपको चेक करनी है कि सही है कि नहीं सही है। और रक्षा मंत्रालय ने अभी 100 और K9 वज्र खरीदने का निर्णय लिया था, तभी ये चर्चा में आया था। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी जारी किया गया था, यानी कि आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट प्रपोजल देना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी चर्चा में था।
तो ये दोनों बातें सही हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने इसको बनाया है और ये 155 मिलीमीटर का 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। दोनों इसमें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी इसकी? ये 108वां सत्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विज्ञान कांग्रेस का पहला जो सत्र है वो कब आयोजित हुआ था? तो 1914 में आयोजित हुआ था। ये जो इस बार का सत्र है, इसकी थीम जो है वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम रखी गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, आर्थिक भागीदारी है, उसमें महिलाओं को भी समान अधिकार मिल सके, समान पहुंच भी उनकी सुनिश्चित हो सके, महिलाओं की संख्या बढ़ सके, इस थीम पर आधारित था इस बार का विज्ञान कांग्रेस। 108वां था, आयोजित हुआ है ये महाराष्ट्र में नागपुर में एक विश्वविद्यालय है, राष्ट्र संत टुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। तो टुकडोजी जो महाराज हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में 27 दिसंबर को किस राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की घोषणा की है? परिसीमन क्यों किया जाता है? जनसंख्या जब बढ़ती है तो कभी कभी किसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गई, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम बढ़ी, तो कहीं पर विधानसभा या लोकसभा बड़ी हो जाती है, कहीं पर छोटी रह जाती है। अभी असम में 1 जनवरी की सीमा से पहले 4 जिले असम ने विलय किए थे। तो तमूलपुर जिले को बक्सा जिले में फिर से मिला दिया जाने का निर्णय लिया गया। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे जब ऐसे प्रशासनिक फेरबदल भी होते हैं, तो इन चीज़ों के कारण वहाँ पर जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र हैं वो जैसे थे वैसे नहीं रह जाते हैं, उनका आकार, उनकी जनसंख्या घट बढ़ जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए असम में फिर से परिसीमन की घोषणा की है केंद्र सरकार, चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है। और असम में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं और 126 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा क्षेत्र 14 है, विधानसभा क्षेत्र 126 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि परिसीमन हो रहा है तो ये चर्चा में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व दिसंबर 2021 में जीएसटी राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है? वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उसने बताया है कि दिसंबर 2022 में जो जीएसटी राजस्व है लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये का रहा, इतना एकत्र हुआ है और ये पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कितना अधिक है? 15% ये अधिक है। वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीतकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन ने ये तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिए हैं। मतलब ये वर्ल्ड ब्लिट्ज, वर्ल्ड रैपिड और विश्व शतरंज चैंपियनशिप, तीनों खिताब इन्होंने जीते हैं। ये 3 खिताब तीनों जीत लिए और ऐसा करने वाले मैग्नस कार्लसन है। मैंने बताया मैग्नस कार्लसन ने जीती है, तो मैग्नस कार्लसन ही ऐसा कर पाए हैं। अन्य किसी भी खिलाड़ी ने एक ही वर्ष में, सबसे बड़ी बात है कि 1 साल की बात यहाँ पर हो रही है, एक ही वर्ष में ये जो रिकॉर्ड बना है वो एक ही वर्ष में बना है। तो एक ही वर्ष में कभी किसी ने नहीं जीता था जो रैपिड और ब्लिट्ज एक साथ जीता हो, और ये सारे तीनों पुरस्कार जीत चुके हैं। और रैपिड और ब्लिट्ज एक ही वर्ष के अंतर्गत एक ही सत्र में इन्होंने जीता है। कार्लसन 2010 में दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान भी प्राप्त कर चुके हैं और सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले व्यक्ति में थे, इनका रिकॉर्ड था। और साथ में एक रिकॉर्ड इन्होंने अब ये भी बना दिया है। किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया? अब वहाँ की जो करेंसी होगी तो उसने अडॉप्ट कर लिया है यूरो को, और ये है कौन सी? भाई यूरो जो है वो स्थानीय मुद्रा अगर कहीं कोई उपयोग कर रहा है और उसको रिप्लेस कर रही है, यानी कि यूरो का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। यूरो, वहाँ की मुद्रा कुनो, वहाँ की मुद्रा थी कुनो, क्या थी?
उसको क्या कहते थे, कुना। तो कुना को इसने रिप्लेस कर दिया, अब वहां पर यूरो का इस्तेमाल होगा। एक यूरो में लगभग 7.534 इतने गुना, एक यूरो में इतने गुना होते हैं। अगर एक यूरो की बात की जाए तो इतने गुना वहां पर एक यूरो में होते हैं, यानी कि उनकी मुद्रा इससे छोटी थी, यूरो से उनकी मुद्रा छोटी थी। अगर इसको आप कन्वर्जन करेंगे तो इस रेट पे कन्वर्जन होगा। ये भी आपसे प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। तो क्रोशिया ने ऐसा किया है 1 जनवरी 2023 से धीरे धीरे हर एक चीज में अब वो यूरो का इस्तेमाल करेगा, कुना को बंद कर देगा। क्रोशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, इसके पहले क्रोशिया यूरोपीय संघ में नहीं था। तो इतने साल, लगभग 10 साल लग गए उसको इसकी मुद्रा को स्टार्ट करने में। अपने यहाँ यूरो जो है वो किसकी मुद्रा है, वो है यूरोपीय संघ की मुद्रा। तो 2013 में शामिल और 10 साल इसको लग गए। अगला जो प्रश्न है प्रज्वला चैलेंज के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। शीर्ष 5 विचारों को 5 लाख रुपए प्रत्येक के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। अभी एक योजना ये जो स्टार्ट की गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए ये शुरुआत की है बेसिकली। तो ये जो योजना है वो आती किस में है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बदल पाए, उस पर जितने भी विचार हैं, समाधान हैं, जो भी कार्य किए जा सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत किए जाएंगे। और विचारों को फिर शार्ट लिस्ट किया जाएगा। शार्ट लिस्टेड करने के बाद में जो विशेषज्ञ पैनल होगा मेंटोरशिप सपोर्ट उसको देगा और वहाँ पर उसको चालू किया जाएगा। और जो शीर्ष 5 विचार होंगे उसमें प्रत्येक को 5 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल ए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोक गायक हैं मैथिली ठाकुर, उनको यहाँ का स्टेट आइकॉन चुना गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मतदाताओं के बीच में चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का क्या महत्व है, ये भी वो समझाते हुए आपको दिखेंगी। बिहार के मधुबनी जिले में ये जन्मी थी और इनको हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है, हारमोनियम, तबला, ये सब बजाना भी आता है, गाती भी हैं। और भोजपुरी और हिंदी में पारंपरिक जो बिहार लोकगीत हैं उनका प्रदर्शन ये करती हुई आपको दिखेंगी। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्मार्ट इस कार्यक्रम का नाम है। आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। किस राज्य की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन अभी किया गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग मतलब ये स्टेट का दर्जा इनको था, मैं गलत बोल गया। और उसके बाद में इनको अब क्या किया गया है, इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। तो लद्दाख जो है वो अनूठी संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के जो रोजगार है, वहाँ के रहने का तरीका, उसके लिए जाना जाता है। तो अभी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। 17 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त ये समिति है, वो इसके रोजगार की तो बात करेगी ही, उसकी संस्कृति, भाषा, इन सब पर क्या करेगी, वो कैसे बचाया जा सके इसके रक्षा उपायों पर बातचीत करेगी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि लद्दाख किस डेट में अस्तित्व में आया था, लद्दाख को यूटी कब घोषित किया गया था, नए रूप में कब अस्तित्व में आया था। कौन से 3 बैंक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल और बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो ए ऑप्शन इसका, तो ये मतलब पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं। अभी ये एक बताया गया है कि ये शीर्ष 3 जो भारतीय बैंक हैं जो ऋणदाता के तौर पर कार्य करते हैं, उसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है, और ये प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। इनको माना जाता है कि ये महत्वपूर्ण बैंक है, प्रणालीगत एक सिस्टमैटिक वे में ये लोन बांटने और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, एसबीआई को टू बिग टू फेल माना जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में आवश्यक बैंकिंग सेवाओं के लिए उसका जो कामकाज है उसको मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता था। जो इसकी महत्ता है वो और कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। टू बिग टू फेल मतलब इतना बड़ा है, इसकी प्रणाली जो है बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इसकी प्रणाली है जो चल रही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कुल बेरोजगारी दर नवंबर में 8% से बढ़कर दिसंबर में कितने फीसदी हो गई? ये 2022 की ही बात हो रही है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड होना चाहिए कि नवंबर 2022 में 8% थी, तो दिसंबर 2022 में बढ़कर कितनी हो गई? तो ये हो गई 8.3%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो बेरोजगारी दर है ये 8.3% जब आई, तो पिछले 16 महीनों में 16 मंथ में सबसे हाई लेवल पे है और सबसे उच्चतम स्तर पर ये पहुंच गई है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम चयन के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय टीम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं या कोई खिलाड़ी शामिल होता है तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं जिनको अनिवार्य किया गया है। एक टेस्ट है डेक्सा टेस्ट और दूसरा है योयो टेस्ट। डेक्सा जो टेस्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। डेक्सा टेस्ट में ड्यूल एनर्जी एक्सरे ऑप्टोमेट्री की जाती है और बोन डेंसिटी टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो डेक्सा जो टेस्ट है ये बोन से रिलेटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो योयो टेस्ट है ये एरोबिक सहनशीलता फिटनेस परीक्षण होता है। इसमें जैसे बढ़ती हुई गति से 20 मीटर की दूरी पर 2 मार्कर लगा के, तो मार्करों के बीच दौड़ना, इस तरीके का इसमें वो शामिल किया जाता है। तो ये बेसिकली कैसा टेस्ट है? ये फिटनेस परीक्षण एरोबिक फिटनेस परीक्षण है, तो इसको एरोबिक फिटनेस परीक्षण के तहत याद रखिएगा। ये पहला और दूसरा ये दोनों अनिवार्य कर दिए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? बढ़िया प्रश्न है। कौन सा राज्य है जहां का चुनाव आयोग, जहां पे इसको चुनाव आयोग स्टार्ट कर रहा है? यहाँ पे मतदान जिससे कि 90% से ऊपर हो जाए। अभी जब 2018 में विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे तो कई बूथ थे जहाँ पर 89% से कम मतदान हुआ था। वैसे बहुत बार मतदान तो आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में तो 50%, 55%, 48% ऐसे आपको मिलेगा, 50% के नीचे भी। लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मतदान बढ़ जाए, तो ये मिशन 929 यहाँ पर चलाया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, इसको शॉर्ट में कहते हैं CDTI। तो इसकी स्थापना कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है देवनहल्ली, तो वहीं पर इसकी स्थापना की जा रही है कर्नाटक में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की जितनी भी फॉरेंसिक जरूरतें हैं उसके लिए एक सेंटर के रूप में ये काम करेगा। उसकी जरूरतों को, इन 4 राज्यों की जरूरतों को ये पूरा करने का प्रयास करेगा ये सेंटर, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला दूसरा देश बन गया है? यानी कि एक देश कोई था। हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है, हाइड्रोजन ईंधन ही पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है। हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले चली थी जर्मनी में। पहला देश कौन सा था? जर्मनी। अभी दूसरा देश बना है चाइना, और इसमें फ्यूल सेल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलाकर ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। इस ट्रेन में ऐसे फ्यूल सेल लगाए गए हैं और ये ऊर्जा जो पैदा होती है इसमें बाहर फिर कुछ निकलेगा तो केवल पानी और भाप आपको मिलेगा, तो उससे कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। एक बार में 1000 किलोमीटर तक ये जाने की क्षमता रखती है, एक बार हाइड्रोजन फ्यूल इसमें अगर भर दिया जाए, और इसकी स्पीड भी काफ़ी ठीक ठाक है।
140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसने हासिल की है। तो किसी भी मामले में ये पीछे नहीं है, या आप ये कह सकते हैं किसी भी मामले में ऐसी नहीं है कि इसका उपयोग आप प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। 1000 किलोमीटर की यात्रा भी ये कर रही, और फिर आगे भर दिया जाए किसी स्टेशन पे तो और आगे बढ़ जाएगी। ट्रेन वैसे भी तो रुक के चल सकती है कि भाई आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम हो बीच में रोक के भरा जा सकता है, स्टेशन बनाने पड़ेंगे आपको। कौन सा देश जनवरी 2023 से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा? तो ये नेतृत्व जनवरी 2023 से भारत के जोली में है। भारत इसको करने जा रहा है, और पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो कोई भारतीय डाक क्षेत्र में ऐसा कर रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की जहाँ तक बात करें, इसमें 32 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय जो है वो बैंकॉक में है, और बैंकॉक पड़ता है आपका थाईलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? थाईलैंड में। तो ये थाईलैंड में बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। जो देश जैसे भारत का जो डाक नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, बहुत, हमारे यहाँ 1,60,000 के करीब डाक खाने हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और जितने भी इसके सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, उनके बीच में कैसे नवाचार, उनके संबंधों का विस्तार, कैसे सुधार किए जा सकें डाक व्यवस्था में, और आपसी संबंध कैसे तो सुधर सकें, ये सारी बातें ये करता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? आजकल आयोग ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछता है। 2019 की बात है, 18 में ये निर्णय लिया गया था, और 2019 में पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। ब्रेल जो होता है वो जिन लोगों को देखने में दिक्कत है या दिखाई नहीं देता है जिनको, तो ऐसे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये लिपि होती है। वो लोग उभरे हुए अक्षरों को, 6 बिंदुओं का उपयोग इसमें किया जाता है, और वर्णानुक्रमिक और संख्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसको स्पर्श करके वो पढ़ सकते हैं। एक लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में उनका जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ब्रेल दिवस घोषित किया गया है 2018 में। और 19 में पहला, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था 18 में, और 19 में पहला ये मनाया गया था। तो नवंबर 18 में घोषित, और 19 से ये मनाया जा रहा है, पहला 19 में मनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत कब की थी? खूब ज़्यादा चर्चा में रही थी, खूब विरोध भी इसका हुआ था। जून 2022 की बात है, 15 जून को, ये डेट भी याद रखिएगा कि जून तो था लेकिन 15 जून था, तो 15 जून को अग्निवीर, अग्निपथ योजना, ये सब चर्चा में आपने सुना होगा। तो अग्निवीरों की शिक्षा जारी रखने के लिए अभी एमओडी, एमओआई और एमएसडीआई और 3 सेवाओं ने क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्योंकि ये लोग कच्चा 12 पास करके फिर आगे चले जाएंगे, 12th का एग्जाम देंगे, पास करेंगे, चले जाएंगे, वहाँ शामिल हो जाएंगे, अग्निवीर बन जाएंगे, तो आगे की शिक्षा ये ग्रहण कर सकें। ठीक है, अधिकारी के रैंक से नीचे का जो कैडर है उसी में अग्निपथ योजना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले, अधिकारी कैडर से नीचे का जो कैडर है उसी में, अधिकारी जहाँ से शुरू होते हैं वो वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे चुनाव अलग अलग तरीके से होता है, जैसे एनडीए से, और जो यूपीएससी एग्जाम कराती हैं बहुत सारी, उससे होता है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना किस राज्य में की गई है? सुखाश्रय सहायता कोष ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, ये 101 करोड़ रुपए का कोष होगा, इसमें 101 करोड़ रुपए परिव्यय किए जाएंगे, और ये हिमाचल प्रदेश में जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसको शुरू किया है। भारत ने किस बैंक के साथ कई राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.22 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये विश्व बैंक है कि रिजर्व बैंक, तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। विश्व बैंक और एडीबी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एशियाई विकास बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। कई राज्यों का इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने का, जैसे त्रिपुरा है, असम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसे महाराष्ट्र में कई आर्थिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए। और ये सारी, जैसे जब कोई ऋण मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो उसमें जहाँ जहाँ उपयोग है पूरे देश में उसका उपयोग करती है। भारत में सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और जहाँ पर पुस्तकालय होंगे वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था
दुरुस्त है या और दुरुस्त हो जाएगी, दोनों बातें ये हैं। कन्नूर में केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा एक इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस उद्घाटन के दौरान ये एक डेटा जारी किया गया कि भारत में सबसे अधिक पुस्तकालय कन्नूर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पुस्तकालय हैं कन्नूर जिले में, भारत में सबसे अधिक पुस्तकालय हैं। तो ये कन्नूर जो पड़ता है, सबसे अधिक पुस्तकालय किस जिले में अगर बनाया जाए, तो किस जिले में की बात की जाए तो ये हो जाएगा कन्नूर, और कन्नूर पड़ता है केरल में। तो ये प्रश्न ज्यादा सटीक होगा, कहाँ पर है, कन्नूर में, और कन्नूर पड़ता है कहाँ पर, केरल में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि केरल की साक्षरता दर कितनी ज़्यादा है, तो पुस्तकालय ज़्यादा होने से ज़्यादा है, या वो ज़्यादा है इसलिए पुस्तकालय ज़्यादा है, दोनों इंटर रिलेटेड बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। पहला है कि इसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों, आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के 64,000 मुकदमों तक पहुंच प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से इसको जारी भी किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है और उसका जो मोबाइल ऐप है, उस पर ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट ये सारे उसके पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। और दूसरा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR इसको बोलते हैं, परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1 जनवरी 2023 से इसको शुरू कर दिया गया है। सभी फैसलों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी इसको देख सके। सियोम पुल कहाँ पर स्थित है? सियोम पुल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत, और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, तो उसके ढांचागत विस्तार, या आप कह सकते हैं वहां पर बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना है, उसी के नाम से इसको सियोम पुल के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है, 100 मीटर लंबा पुल है। और इससे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो, जहाँ पे चीन की सीमा मिल रही है, तो वहाँ पर हमको रक्षा उपाय करने हैं, हथियार भी हमको ले जाने हैं, सेना की टुकड़ियाँ ले जानी हैं। अगर पुल होगा तो हम आसानी से ये काम कर पाएंगे। तो इसलिए इसका महत्व, सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए निवेश किया जाएगा, यहाँ पर एक शब्द लगा है केवल। और दूसरा है निजी क्षेत्र और उद्यम पूंजी निवेश लाने के प्रयासों के साथ समर्पित अनुसंधान एवं विकास को स्थापित किया जाएगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाएगा, पहला गलत है। इसमें अनुसंधान और विकास को स्थापित किया जाएगा जिससे पूंजी निवेश आए, तो ये सही है। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अभी मंजूर किया है, और 19,744 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय भी इसमें करने की मंजूरी दी गई है। तो भारत में हरित हाइड्रोजन हब विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। 400 करोड़ रुपए लगभग इस पे, हब बनाने पे भी खर्च किए जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए निवेश तो करेगा ही, बाकी निजी क्षेत्र और उद्यम पूंजी निवेश लाने के प्रयास भी ये करेगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर लगा है, इसलिए ध्यान रखिए ये गलत है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि दूसरा केवल सही है, मतलब केवल दो, तो ए ऑप्शन पे सेट है ना। हाँ, आजकल के पेपर में ये प्रयोग बहुत किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैट्रिक लेकर रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया इन्होंने। दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, और ये जयदेव उनादकट है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो इसको पहली बार 1934-35 में खेला गया था, और प्रीमियम घरेलू टूर्नामेंट के तौर पर इसको जाना जाता है भारत में। और पहले क्रिकेटर रंजीत सिंह हमारे यहाँ थे जिन्होंने प्रीमियम घरेलू टूर्नामेंट का नाम भारत का मतलब प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, तो उन्हीं रणजीत सिंह के नाम इसको रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। मुंबई ने पहला संस्करण जीता, और सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी भी मुंबई ने ही जीती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जयदेव उनादकट ये सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के कप्तान हैं।
किसके? सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के ये कप्तान हैं। कितना भी कठिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। नासा के किस मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस मिशन के ये अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो जीवित थे, बाकी लोग तो उसमें है ही नहीं है। तो ये मिशन था अपोलो मिशन। अपोलो मिशन में ये गए थे, 90 साल के अभी थे। 1968 में अपोलो मिशन भेजा गया था, 1968 में। और ये मिशन भेजा था किसने? नासा ने। 11 दिनों तक चला ये मिशन था और 1 साल बाद ही चंद्रमा पर उपग्रह उतारने का मार्ग इसी के कारण प्रशस्त हो पाया था। तो ये उस टीम के हिस्सा थे। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है? तो इसमें एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड, उत्तर प्रदेश गैस लिमिटेड, तो गुजरात और गैस लिमिटेड और एनटीपीसी ने इसमें प्रयास किए हैं। तो पहला और दूसरा ये सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत की ये पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में ही ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, भारत उनमें शामिल हो रहा है। किस वर्ष तक भारत से कालाजार को खत्म करने का निर्णय लिया गया है? कालाजार अभी हमारे यहाँ है, इसको समाप्त करना है और लगभग भारत सहित 100 उष्णकटिबंधीय देश हैं जो इससे प्रभावित हैं। ये एक लिस्मैनिया नामक परजीवी होता है, इसका लीसमैनिया, जिससे कालाजार फैलता है। तो लीसमैनिया, जिसको सैंड फ्लाई के काटने से भी ये फैलता है, ध्यान रखिएगा, सैंड फ्लाई जो होती है वो इसका वाहक होती है, सैंड फ्लाई। तो भारत से इसको 2023 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया के बाद कालाजार दुनिया का सबसे दूसरा घातक परजीवी माना जाता है, परजीवी हत्यारा माना जाता है, जो लोगों की जान ले लेता है। और कालाजार के जो 90% मामले हैं वो केवल 8 देश हैं पूरे विश्व के, उसमें भारत भी शामिल है। ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथोपिया, भारत, कीनिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान। तो उसमें पाया जाता है 90% इन्हीं देशों में, 8 देशों में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में और पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन जो लक्ष्य हैं वो 2019 में उत्तर प्रदेश में और 2017 में पश्चिम बंगाल में उन्मूलन किया जा चुका है। तो यूपी से तो 2017 में ये जा चुका है। ये यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य विषय ये किस पे किया गया है? जल पर किया गया है ना। इसका जो मुद्दा था वो जल था। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है, अखिल भारतीय सम्मेलन है और इसका वाटर विजन 2047 ये इसका मुख्य विषय था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गान नगाई उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गान नगाई उत्सव, तो गान नगाई एक वहाँ पे संप्रदाय पड़ता है, जेलिया ग्रोंग संप्रदाय। तो जेलिया ग्रोंग संप्रदाय जो समुदाय है वो मनाता है गान नगाई उत्सव, और ये है मणिपुर में। कहाँ पर है गान नगाई उत्सव मनाया जा, किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये मणिपुर का है। और इसमें वर्ष के अंत में इसको मनाया जाता है ना। ईश्वर को अच्छी फसल की पेशकश के प्रति आभार प्रकट करने के लिए इसको मनाया जाता है। सूखी लकड़ी को घिसकर और बांस के टुकड़े करके अग्नि उत्पन्न करने की इसमें प्रथा भी है। ये रगड़ के उसको आग उत्पन्न किया जाए, ईश्वर को धन्यवाद दिया जाए और नए साल की फिर शुरुआत होती है। एक तरफ पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो फिर घरों में बांट दिया जाता है और हर घर में उस आग को बांटा जाता है कि नया साल आपका शुभ हो। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जेलिया ग्रोंग जो समुदाय है, जेलिया ग्रोंग, ये समुदाय कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मणिपुर में है। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है सतलुज नदी पर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 382 मेगावाट की यह परियोजना बनाई जा रही है। 2614 करोड़ रुपए की लागत इसमें लग रही है और बाकी रोजगार वगैरह तो कुछ लोगों को मिलेगा ही। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किन कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए सहयोग करने की दिशा में पहला कदम उठाया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन दोनों ने
अक्षय ऊर्जा के लिए सहयोग का फैसला लिया है कि हम लोग मिलके काम करेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये प्रौद्योगिकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इसरो ने समझौता किया है और 5 जनवरी को ये समझौता हुआ है। और इसरो जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब एक प्लेटफॉर्म बना है और उसी के जरिए ये जो समझौता हुआ है प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ, तो जो स्टार्टअप हैं उनको उनके विकास को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021-22 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई। यह देश में कब से लागू की गई है? तो इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2022 से। वाहन स्क्रैपिंग नीति, जो पुराने कबाड़ वाहन होते हैं, तो वाहन कबाड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो वाहन कबाड़ के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम ये शुरू किया गया है। नई प्रौद्योगिकी नीति ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 6 उद्देश्यों की पहचान की है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक गलत है? तो जो 6 उद्देश्य रखे गए हैं वो नई प्रौद्योगिकी नीति मेन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देगी, ये इसमें मेन कोशिश की जा रही है। और मेड इन इंडिया जो ब्रांड है वो अगर बढ़ेंगे तो भारत का जो पूरा औद्योगिक विकास है वो नए रूप में होगा। नई औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो 6 उद्देश्य रखे गए हैं उसमें प्रतिस्पर्धा और क्षमता, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना, ये 2 बातें इसमें हैं। पहली ये भी सही है, दूसरी सही है। और भारत को एक नए आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ाना, ये है। नवाचार और उद्यमिता का पोषण करना, वैश्विक स्तर और मानकों को प्राप्त करना। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि हर जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर पर ये प्रयास किए जाए जिससे कि हर जगह इसका एक, जैसे केंद्रीकरण अगर कहीं होता है तो उसमें समस्या होती है, लेकिन पूंजीवाद को बढ़ाने को नहीं कहा गया है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, ऐसा लक्ष्य इसमें नहीं रखा गया है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 1956 में पहली औद्योगिक नीति हमारी आई थी स्वतंत्रता के बाद में, फिर 1991 में आई थी और उसके बाद में अब एक नई औद्योगिक नीति लाई जा रही है, तो वो 1991 वाली औद्योगिक नीति का स्थान लेगी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्धों के कारण अनाथ हो गए। युद्ध में उनके पिताजी, उनकी माताजी गईं और वो अनाथ हो गए, वीरगति को प्राप्त कर गए उनकी माता पिता। तो यूनिसेफ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा जिसने एक या माता पिता दोनों को, चाहे माता या पिता में से एक खो दिया है, तो उसको इसमें विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो मनाया जा रहा है तो उसको युद्ध अनाथ माना जाएगा, है ना। केवल किसी एक को भी खोया है तो उसको युद्ध अनाथ माना जाएगा। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? पूरी दुनिया का पहला कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल में। केरल में जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया है, तिरुवनंतपुरम में इसको खोला गया है। और ये पहला जो पांडुलिप संग्रहालय है, ये मतलब यहाँ पर अस्पष्ट और प्रसिद्ध दोनों प्रकार की कहानियों को रखने की बात की जा रही है। उसका एक पूरा भंडार बनाया जाएगा, उसको संग्रहित किया जाएगा। और वहाँ जो त्रावणकोर का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास रहा है और जो पाम लीफ पांडुलिपि पे जिनको दर्ज किया गया है उसको संजो के रखा जाएगा। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये टीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है जिसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, उसी के तहत ये किया गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका नाम है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, फंड नहीं फ्रंट। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 2019 में टीआरएफ ने ये जो लश्कर तोयबा है, तो लश्कर तोयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में इसको अस्तित्व में लाया गया था।
जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनको फैलाने में, आतंकियों की भर्ती करने में, घुसपैठ करने में, पाकिस्तान से जो हथियार आते हैं, पाकिस्तान से हथियारों और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, उन सब में इसका हाथ पाया गया है। ठीक है, तो इसको जो है जो टीआरएफ है, ये इसका एक कमांडर था शेख सज्जाद गुल, ये इसका कमांडर है। तो उसको गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक कुख्यात आतंकवादी भी घोषित किया गया था। क्या ये सज्जाद गुल, इसको आतंकवादी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? जो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन है वो कई स्टेशनों को मिल चुका है, जैसे दिल्ली का आनंद विहार है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, बड़ोदरा है, चंडीगढ़ है, भोपाल का रेलवे स्टेशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी कैंट का जो रेलवे स्टेशन है, इसको ईट राइट प्रमाणन मिला है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, ये कहाँ का? असम का है, नाम ही लिखा हुआ है असम वैभव। ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। Y20 शिखर सम्मेलन संबंधित है। Y20 अभी G20 का हमारे यहाँ जब से बहुत सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्योंकि अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो कई कार्यक्रम उसमें हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत G20 देशों में युवा नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए Y20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसे Y20 सम्मेलन जो है, इसका अभी लोगो और वेबसाइट जारी किया गया, और Y20 शिखर सम्मेलन जितने भी युवा हैं, जो G20 देश हैं, उनके युवा, उनको एक मंच पे लाने का काम करेगा। गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की जा रही है। गंगा सागर को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। और जब राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो इसको फंड भी मिलेगा। न्यूज़पेपर के जब आप न्यूज़ को देखेंगे तो यही है कि फंड के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहाँ की जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी, तो उन्होंने ऐसी डिमांड रखी है। तो ये मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्योंकि ये मुद्दा उठाया है, तो आपको जानना ही चाहिए। सागर द्वीप पड़ता है कोलकाता में। तो सागर द्वीप कोलकाता में जो पड़ता है, उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ पर गंगा डेल्टा जो स्थित है, और वहीं पर ये मेला आयोजित होता है हर साल। तो ये सागर द्वीप, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला वैसे पूरे मतलब माना जाता है सबसे बड़ा मेला, भारत की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा के तौर पर। गंगा सागर को भी दूसरा दर्जा मिला हुआ है कि उसके बाद इसी को सबसे पवित्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भैंस, पूर्णा थाडी, बकरी, सोजत, सुअर, बांदा, ये प्रजातियां हैं। अभी 212 स्वदेशी पशुधन नस्लें भारत में हैं जो स्वदेशी हैं हमारी, और अभी 3 नए मवेशी और 1 भैंस, 3 बकरी, 3 सुअर और के साथ में 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया गया है। तो उसमें जो नई जोड़ी गई नस्लें हैं, उसमें भैंस की पूर्णा थाडी, ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। ये नस्ल जो है, ये पूर्णा थाडी जो है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और बकरी की सोजत, करौली, गुजरी, ये सब राजस्थान में, तो इसमें करौली भी एक नोट कर लीजिए, और गुजरी, ये सब राजस्थान में तीनों पाई जाती हैं। और सुअर की बांदा जो झारखंड में, और मणिपुरी ब्लैक मणिपुर में, और वाक चंबिल मेघालय में, ये तीनों सही दी हैं यहाँ पर, ये तीनों सुमेलित हैं, ये नस्लें हैं इनकी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए शर्तें हैं। अभी क्या हुआ है, विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में अगर शाखाएं खुलने जा रही हैं, तो यूजीसी ने इनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय खोलने के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। उसमें है कि यूजीसी की सहमति के बिना भारत में परिसर कोई विश्वविद्यालय नहीं स्थापित कर पाएगा कोई विदेशी, और अगर वो करना चाहता है तो उसे यूजीसी द्वारा जारी विषयों के आधार पर 500 शीर्ष रैंकिंग के भीतर स्थान प्राप्त करना होगा, ये सही है। और शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी, बाद में उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही हैं।
ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आवेदन जब वो करेंगे तो उसकी जांच के लिए एक अस्थायी समिति भी गठित की जाएगी। 45 दिनों के भीतर वो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। उसके बाद में उस पर देखा जाएगा कि समिति ने क्या कहा है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और यूजीसी विदेशी संस्थान को 2 साल के भीतर भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करेगी, और उस मंजूरी मिलने के बाद में 10 साल के लिए शुरुआती तौर पर उसको खोलने दिया जाएगा, और फिर आगे देखा जाएगा। अगर उनका कार्य सही रहा तो आगे बढ़ाया जाएगा। गियानलुका वियाली कौन थे? अभी गियानलुका वियाली का निधन हो गया है। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी थे, और 2021 में राष्ट्रीय कोच रॉबर्टो मैंसिनी की सहायता से इटली के यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीतने के अभियान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई इतना याद रखिएगा, गाथा ही याद रखनी है, भाई इटली के खिलाड़ी थे। जोशीमठ, जिसे बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर विस्थापन की समस्या आ रही है, और खतरे में है वो क्षेत्र, पुनर्वास कराया जा रहा है, धंस रहा है सब। तो वहाँ पर लोगों को बाहर जाके रहने और उनको किराया देने का भी प्रावधान किया गया है। ये पड़ता है किस जिले में, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चमोली जिले में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, चमोली उत्तराखंड में। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड है, जहाँ पे ब्लॉक सिग्नलिंग है, वो खंड कौन सा है जो सबसे लंबा है रेलवे का? तो गाजियाबाद से शुरू होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक जाने वाला जो खंड है, जो कि 762 किलोमीटर लंबा है। प्रयागराज मंडल के अभी सत नरौनी रूंधी फैजुल्ला स्टेशन खंड जब स्वचालित तौर पर शुरू हो पाया, वो भी इसका हिस्सा है, तो ये सबसे लंबा हो गया। यानी कि उसको भी जोड़ के ये सबसे लंबा खंड हो गया, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब गाजियाबाद से यहाँ तक का जो खंड है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशी दुनिया बनाने के उद्देश्य से पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पर्पल फेस्ट है क्या? ये समावेशी विकास के लिए समावेशी महोत्सव है कि अपने प्रकार का ये पहला पहल भी माना जाता है अपने प्रकार का। और इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाए की अगर कोशिश हम करें तो वो बन सकती है, और एक साथ हम आके ऐसा कर सकते हैं। तो ये गोवा में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके बारे में जागरूकता, उसके बारे में विचार विमर्श करना। अब यही क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अब यही जो क्षेत्र है अभी चर्चा में रहा है, और अब यही क्षेत्र क्यों चर्चा में रहा है? अभी अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल बनाया गया है, तो भारतीय सेना ने भी इसमें भागीदारी की है, महिला शांति सैनिकों को भेजा है। तो अबेई वास्तव में ये दक्षिणी सूडान और सूडान के बीच में ये स्थित है, और वहाँ पे ये शांत क्षेत्र नहीं है, जाहिर सी बात है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और भारत ने 2007 में लाइबेरिया में भी पहली बार महिलाओं की टुकड़ी जब भेजी थी, तो चर्चा में ये न्यूज़ रही थी, प्रश्न भी पूछे गए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। 2007 में लाइबेरिया में भेजा था, और अभी अबेई क्षेत्र में हमारे यहाँ से महिलाओं की शांति टुकड़ी जा रही है। ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस में भारत में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो भारत रेस का भारत में पहली बार आयोजन हो रहा है, या चैंपियनशिप रेस भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन होना सुनिश्चित है, कहाँ पर होगा? ये फर्स्ट टाइम है जो ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हो रही है। 11 फरवरी से इसको होना है, और ये हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें हैदराबाद में जो ये रेस होगी, ये फार्मूला ई की जो रेस है उसका सीजन 9 होगा, और इसमें ट्रैक बनाया गया है, और 2.8 किलोमीटर का ट्रैक है, 22 कारों वाली। इसमें कुल 11 टीमें हैदराबाद रेसिंग में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और भारत जब ये सब कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, इंफ्रा हमारे यहाँ का मजबूत होता चला जा रहा है, और हम अब बड़े बड़े आयोजन भी करने लगे हैं। तो ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लोगों तक पहुँचाइए, और अगले हफ्ते का करंट अफेयर फिर हम डिस्कस करेंगे। आपसे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, पार्ट पार्ट में करंट अफेयर, और फिर मंथली करंट अफेयर भी एक साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है,
उसको क्लिक करिए और मेंस का ग्रुप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कास्ट आंसर राइटिंग करिए, डेली उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे यहाँ पीसीएस, आरओ और वीओ की जो बैच चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।